आज से अगर 200-300 साल पहले की बात करें और अगर हम लोग बात करें यूरोप की, तो हम लोग देखते हैं कि यूरोप में राजाओं का शासन हुआ करता था। हमने रोमन साम्राज्य वगैरह भी पढ़ा था पिछली वीडियोज़ में। तो हम लोग ये देखते हैं कि उस समय राजा का शासन था और इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं जैसे कि हमारे भारत में जो रजवाड़ों का शासन हुआ करता था, राजा का शासन हुआ करता था। लोग राजा को ही अपना सब कुछ मानते थे, लोग गरीब थे, किसानी करते थे। वो वाला अगर माहौल हमको याद है भारत का, तो वही सेम माहौल आप उठा के पटक दो यूरोप में, तो आप पाओगे कि यूरोप में वैसा ही हाल आज से लगभग 200-300 साल पहले था। जब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर राजा का शासन हुआ करता था और लोग राजा को ही अपना सर्वे सर्वा मानते थे, राजा को ही देवता भगवान तक मान लिया जाता था राजा को। हम लोग ये देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है वो किसानी का काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे और अपना जीवन जो है वो व्यतीत करते थे। परंतु अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हम लोग देखते हैं कि जो राजा का शासन है वो निरंकुश शासन हुआ करता था, यानी कि राजा के ऊपर कोई अंकुश नहीं हुआ करता था, यानी कि राजा का शासन निरंकुश हुआ करता था। हम लोग देखते हैं कि राजा के इस निरंकुश शासन से प्रजा परेशान हो जाती है और ये जो प्रजा है इसमें एक प्रकार का आक्रोश उत्पन्न होता है, गुस्सा उत्पन्न होता है और यही गुस्सा आगे चलकर एक भावना को उत्पन्न करता है जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद की भावना। राष्ट्रवाद क्या है? आइए थोड़ा सा ध्यान से और थोड़ा सा डीप में समझते हैं राष्ट्रवाद की भावना को। राष्ट्र और वाद, राष्ट्र का हित चाहने वाला एक तरीके से कह सकते हो। राष्ट्रवाद को अगर किताबी भाषा में देखा जाएगा तो हम लोग कहते हैं राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को ही हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि जैसे मैच हो रहा होता है इंडिया और पाकिस्तान का, तो हम लोग इंडिया इंडिया चलाते हैं, इंडिया जीते इंडिया जीते, कोई नहीं कहता कि पाकिस्तान जीते, हम लोग चाहते हैं कि इंडिया जीते। इसी को हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रवाद है या फिर इसी को हम लोग देशभक्ति कहते हैं, है ना। तो ये जो चीजें हैं इसको हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। परंतु आज से 200-300 साल पहले अगर हम पीछे जाएंगे तो ऐसा नहीं था। उस समय हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब था ये जो मेरी भूमि है इसको बचाए रखना और राजा की गुलामी करते रहना। अगर मेरा ये जो क्षेत्र है, ये जो भूमि का टुकड़ा जो कि मेरे राजा के अंडर में है, अगर उस पर कोई आक्रमण करेगा तो उस भूमि के टुकड़े के लिए अपनी जान दे देना ही राष्ट्रवाद कहलाता था। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि हम लोग जाते हैं जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जहाँ पर कि पाकिस्तान का जो कब्जा वगैरह है वो हुआ है, यानी कि हम लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के क्षेत्र पर जाते हैं। उस क्षेत्र पर हम लोग विजय पा सकते हैं। जस्ट सपोज मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि उस पर हम लोग विजय पा सकते हैं, आप बोलोगे कैसे? मैं बोलूँगा बहुत आसान है, बस 40,000 सिपाहियों की मौत हो जाएगी, 40,000 जवानों की मौत हो जाएगी। 40,000 जवानों की मौत यानी कि लगभग मान के चलें तो 30,000 जो औरतें हैं वो अपने पति को खोएंगी और लगभग 10-15,000 बच्चे जो हैं वो अपने पिता को खो देंगे। परंतु इसके बदले में हम लोगों को भारत का टुकड़ा जो है वो मिल जाएगा। पाकिस्तान बहुत बलवान है नहीं, हम लोग जीत जाएंगे। तो आप लोग का उत्तर क्या रहेगा? आप लोग कहोगे कि नहीं चाहिए हमें वो भूमि का टुकड़ा, हमें चाहिए वो 10 से 15,000 बच्चों के पिता, हमें चाहिए वो 30,000 बहनों के पति, हम नहीं चाहते कि उनके आंखों से आंसू निकले। यही भावना जो है इसको हम लोग आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। राष्ट्र के प्रति प्रेम इसी को कहते हैं। परंतु ऐसा पहले नहीं था। पहले क्या था कि बस कहाँ की बात? यूरोप की बात। यूरोप में ऐसा कैसे था कि भाई जो है ये सब राष्ट्रवाद नहीं होता है कि लोगों का जीवन पहले है, समानता पहले है, एकता पहले है, कुछ नहीं पहले है। पहले हमारे राजा जी हैं, राजा बोलेंगे वही करना है। राजा ने बोला कि दूसरे वाले क्षेत्र पर आक्रमण करना है, पास के क्षेत्र पर आक्रमण करना है, आक्रमण करने सैनिक निकल जाएंगे, भले उनको जान देना पड़े, मंजूर है। परंतु ये भावना बहुत दिक्कत वाली थी। इसमें यह था कि राजा जो बोल रहा है आपको करना भी पड़ेगा और राजा कुछ गलत भी बोल रहा है तो आपको करना पड़ेगा। इससे हम लोग देखते हैं कि जो प्रजा है वो बहुत दुखी होती है, आक्रोश उठता है उसमें और वो जो है धीरे धीरे समझती है कि सही राष्ट्रवाद क्या है, वो समझती है कि सही चीज क्या है, सही अर्थ क्या है इस जो क्षेत्र है इसको चलाने का,
क्योंकि ये राजा वाजा चला नहीं पाएंगे। राजा की शक्तियां जो वो बहुत ही कमजोर हो जाती हैं, हम लोग ये भी देखते हैं। अंततः हम लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं कि क्यों ना ऐसा हो कि ये जो इतना बड़ा क्षेत्र है ये तो राजा चला रहा है, राजा को चलाना है हम लोगों को, तो राजा क्यों चलाए, हम लोग अपना शासन खुद से ना बना लें। तो यही भावना वगैरह है वो उस समय के लोगों में आती है। इसी पूरी कहानी को हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से लोग जागरूक हुए, किस प्रकार से लोग समानता, बंधुत्व और एकता की भावना में बंधे। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस प्रकार से यूरोप के क्षेत्र में क्षेत्रों का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, और किस प्रकार से ये जो राष्ट्रवाद की भावना है या फिर एकता की, समानता की भावना है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी बकवास के। शुरू करते हैं भाई। तो भाई हमारे टॉपिक का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि राष्ट्रवाद का उदय हमारा टॉपिक है। राष्ट्रवाद का उदय। हम लोग देखने वाले हैं एक कहानी यूरोप में बदलाव की। यूरोप में बदलाव की जो कहानी है हम देखने वाले हैं। अभी तक मैंने जो बकवास किया है उस बकवास में मैंने क्या बताया है, उस बकवास में मैंने बताया है आप लोगों को कि जो लोग हैं वो बहुत मतलब गोबर हुआ करते थे पहले, उनमें एकता भावना नहीं थी, है ना। तो वो जो एकता की भावना है, वो जो दिमाग है कि नहीं भाई हम लोग पहले हैं, राजा वाजा भाड़ में जाए, अगर हमारा शोषण होगा तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो ये जो भावना है इसी को हम लोग राष्ट्रवाद इसको तो नहीं कहेंगे, अपने राष्ट्र के लिए जो भावना है उसको कहेंगे। परंतु अभी के लिए हम लोग देखने वाले हैं कि ये भावना उठी कैसे, ये राजा के खिलाफ ये जो लोग आगे बढ़े, विद्रोह किए, ये हुआ कैसे। इसको हम लोग पुरानी वीडियोस में देख चुके हैं फ्रांसीसी क्रांति के रूप में। हालांकि मैं एक बार यहाँ पर भी देख लेता हूँ कि भाई हम लोग देखते हैं कि जटिल ऐतिहासिक प्रक्रिया है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो है वो एक जटिल ऐतिहासिक प्रक्रिया है, जो कि व्यक्ति अपने अधिकारों, स्वतंत्रताओं व न्याय की धारा को समझता है। अच्छा, ये एक ऐतिहासिक जटिल प्रक्रिया है जिसमें जो व्यक्ति है वो अपने स्वतंत्रताओं के बारे में, अधिकारों के बारे में, न्याय के बारे में, इन सब के बारे में वो समझता है। पहले ये सब नहीं था, पहले स्वतंत्र आदमी नहीं था। राजा बोला है करने का मतलब करने का, हमारा भले शोषण हो, हम भले दुख में हो, पूरी जिंदगी हमारे दुख में कट चलेगा, परंतु राजा ने बोला है मतलब करने का। परंतु धीरे धीरे लोगों में दिमाग आया और उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं चलेगा, इसको हटाना पड़ेगा। उनके अंदर स्वतंत्रता की भावना आई, उनके पास समझ में आया कि नहीं भाई हमारे कुछ अधिकार होने चाहिए, हम इंसान नहीं है क्या। न्याय की धारा हम लोग देखते हैं कि उस समय कुलीन वर्ग और विशेषाधिकार पादरी वर्ग हुए करते थे, तो उन लोग को विशेषाधिकार मिला हुआ था। तो उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो न्याय है वो आगे पीछे हो जाता था। पादरी वर्ग वालों को ज्यादा सपोर्ट मिलता था, किसानों को कम सपोर्ट मिलता था। तो ये सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं आज की वीडियो में। चलो देखते हैं 1800 के पूर्व की कहानी को। 1800 के पूर्व क्या था यूरोप का हाल। यूरोप जो है वो बहुराष्ट्रीय साम्राज्य में बटा हुआ था। मतलब कि मान लो ऐसा इतना बड़ा क्षेत्र है तो यहाँ पर इस क्षेत्र में अलग राजा, 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 ऐसे था। मान लो कभी कभी ये इस पे आक्रमण कर दिया, इस इतना बड़ा राजा एक हो गया। मान लो ई मिल के फिर इसमें आक्रमण कर दिया, इतना बड़ा राजा एक हो गया। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग देखते हैं कि जो राजा वगैरह सिस्टम में बटा हुआ था। अब जैसे मान लो कि इस पूरे का राजा एक है, कोई इस पूरे पर ये जो है कब्जा कर लिया, इस पूरे क्षेत्र का राजा ये हो गया, और ये अपने हिसाब से कुछ लोगों को बैठा देगा इस जगह पे, 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 और ये अपने आदमियों को कहेगा कि भाई मैं तो राजा मैं ही हूँ, शासन तुम लोग करो, ठीक है। क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र को मैं पूरा देख नहीं पाऊंगा, तो ये अपने आदमियों को यहाँ भेजता था। उन्हीं आदमी को हम लोग कहते थे कुलीन वर्ग के लोग, ठीक है। तो ये सब कहानी थी। परंतु हम लोग देखते हैं राजा की शक्ति निरंकुश होती है, बेकार शासन करता है। इसके फलस्वरूप होता क्या है, राजा का निरंकुश शासन था। राजा का क्या था भाई, राजा का था निरंकुश शासन। निरंकुश शासन कैसे था, उसके पास था दैवीय अधिकार, उसको मिला था दैवीय अधिकार। मतलब कि वही देवता है, आप ही देवता हैं, आप ही पिता हैं, आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। तो ये कहानी हम लोग देखते हैं यूरोप में ऐसी होती है। हम लोग देखते हैं कि राजकीय शासन के कमजोर पड़ने पर लोगों का आक्रोश बढ़ता है। मैंने बताया ना, ये सब चीज बताई दी मैंने। आक्रोश उठा क्यों, क्योंकि राजकीय शासन कमजोर पड़ा, राजा ढंग से काम ही नहीं कर रहा है ससुरा। तो प्रजा भड़क गई कि अब ससुरा ऐसे काम करोगे नहीं चलेगा,
तो हमको अपने शासन करने दो, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था भाई कि राजा वाजा शासन करके मजा नहीं आएगा। हम लोग अपने ही पास से एक नेता उठाते हैं और वो नेता हमारे हिसाब से काम करेगा, ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए। ये नहीं कि राजा बन गया, राजा जो बोले वही हम लोग करेंगे, नहीं 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 नहीं। हम लोग अपना एक नेता बनाएंगे, वो नेता उच्च पद पर होगा, हम लोग के हिसाब से वो काम करेगा, हम उनके हिसाब से काम नहीं करेंगे। ये सिस्टम था। हम लोग देखते हैं कि आक्रोश के फलस्वरूप राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ और एक फ्रांसीसी क्रांति नाम की घटना हुई। फ्रांस में क्रांति हो गई, लोगों ने विद्रोह कर दिया। फ्रांस में क्या हुआ भाई? क्रांति हो गई, लोगों ने विद्रोह कर दिया। फलस्वरूप हम लोग देखते हैं कि वहां से राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया भाई। राजतंत्र को समाप्त होने के बाद नेशनल असेंबली वगैरह वहां बैठी, संविधान वगैरह बना वहां का, और धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि अस्थायी सरकार बनती रही, बिगड़ती रही, जैकोबिन क्लब वगैरह आया और अंत में हम लोग देखते हैं नेपोलियन आया। नेपोलियन वहीं का एक शासक था, शासक नहीं कहेंगे, सेनापति था। तो वो जो सेनापति था वो इतना अच्छा सेनापति था कि वो मतलब काफी अच्छा नेतृत्व करता था सेना का। इतना अच्छा नेतृत्व किया कि पूरे जो यूरोप के लोग हैं, मुख्य तौर पर जो फ्रांस के लोग हैं, वो उसके फैन हो गए। वो जैसे ही आता है फ्रांस, हम लोग देखते हैं कि भाई जो है उसको बना देते हैं सब वहाँ का उच्च अधिकारी कि अब तुम ही संभालो भाई, फ्रांस का राजा बना दो भाई। हम लोग देखते हैं कि फ्रांसीसी से पूर्व राष्ट्रवाद भूभाग, ठीक है, बाद में राष्ट्रवाद के भूभाग में रहने वाले को लोग, तो ये तो मैंने बता दिया है भाई कि ये जो भू आधारित संकल्पना है उसको हटाकर राष्ट्रवाद जो है वो वहां के रहने वाले लोगों का कुल योग है, न कि भूभाग। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया है। वही पीओके वाली घटना मैंने बताई है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला, तो वो जो सिस्टम मैंने बताया है वही लिखा है मैंने यहाँ पर। हम लोग देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में नेपोलियन का अधिकार आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि इसने यूरोप के कई देशों पर हमला किया और सत्ता स्थापित की। हम लोग देखते हैं भारत में भी, हम लोग देखते हैं भारत में हमला नहीं किया, परंतु भारत का एक शासक है समुद्रगुप्त, उसको एक अंग्रेज आदमी है, वो उसको कहा कि समुद्रगुप्त तो भारत का नेपोलियन है। हालांकि समुद्रगुप्त नेपोलियन से लाख गुना खतरनाक जो है शासक था, मगर ठीक है भाई, चलो बच्चे हैं, चलो भाई। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कई देशों पर हमला करता है। शासकों ने नेपोलियन के विरुद्ध लोगों को एकजुट किया और धीरे धीरे यूरोप में जो है राष्ट्रवाद का जो है वो प्रसार हुआ। कहोगे समझ नहीं, मजा नहीं आ रहा, मतलब ना बोरिंग सा लग रहा नहीं? आओ थोड़ा कुछ कोशिश करते हैं बनाने का इसको। क्या हुआ भाई? मैंने जो भी बताया सब कुछ भूल जाओ। अब केवल इतना याद रखो कि सन 1789 को फ्रांस में निरंकुश शासन के विरुद्ध एक क्रांति होती है जिसका नाम होता है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप हम लोग देखते हैं कि जो लोग हैं वो राजा के विरुद्ध जन सड़क पर आते हैं और बोलते हैं कि भाई हमें न्याय दो, हमें हटाना है इस राजा को, भागो तुम, जो है कि हमारे हिसाब शासन होगा। ये जो पादरी वर्ग के विशेषाधिकार हैं उसको समाप्त करने के लिए लोग सड़क पर आए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब पादरी वर्ग का विशेषाधिकार समाप्त हुआ और पादरी वर्ग के अंतर्गत जो जमीनें थी वो जब्त की गई, तो 2 अरब लिवरे का जो संपत्ति है वो मिला हम लोगों को। ठीक है, तो ये सब कहानी थी हम लोगों की। खैर आते हैं टॉपिक पर कि राष्ट्रवाद का प्रसार कैसे हुआ। यही नेपोलियन है जिसने जाकर दूसरे देश पर आक्रमण किया। तो दूसरे देश के लोगों ने क्या कहा कि भाई हम लोग एक हैं, हम लोग लड़ेंगे। तो लोग लड़ना शुरू किए इसके विरुद्ध, और हम इसी बहाने हम लोग देखते हैं कि युद्ध के चक्कर में नेपोलियन उसको मारा, इधर मारा, उधर मारा। जैसे कि मान लो ये रहा हमारे पास यूरोप, ये रहा मान लो हमारे पास फ्रांस। ऐसा होता नहीं है, बट रियल मैप बनाने जाऊंगा टाइम लग जाएगा। ये रहा फ्रांस, ये मान लो इधर के देशों पर जो है आक्रमण कर रहा है। आक्रमण किया, जब आक्रमण किया तो लोग जो है इस देश के इसके विरुद्ध एकजुट हुए। अरे एकजुट मतलब एकता, लोगों में एकता आई, और यही एकता ही तो राष्ट्रवाद है, यही एकता ही तो राष्ट्रवाद है ना। धीरे धीरे यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। भारत में एकता कौन लेकर आया? भारत में राष्ट्रवाद कौन लेकर आया? गांधी जी।
है ना। शुरुआत में गांधी जी, उसके बाद फिर तो भगत सिंह, ये सब को देख कर लोग और जो है आगे बढ़े। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। धीरे धीरे यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ और हम लोग देखते हैं कि इसी के अंतर्गत जो हमारे नेपोलियन हैं, इसी बीच लाते हैं एक नेपोलियन नागरिक संहिता, यानी कि नेपोलियन कोड लाते हैं। सन 1804 में आता है नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड आता है सन 1804 में। इसी को हम लोग कहते हैं नागरिक संहिता, नेपोलियन नागरिक संहिता। यहाँ पर नेपोलियन ने कुछ परिवर्तन किए, कुछ बदलाव किए। उन बदलावों से बड़ा बड़ा यूरोप पर पूरे प्रभाव पड़ा। वो बदलाव क्या था? वो बदलाव था कि जन्म से आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया जाए। हम लोग को ये पता है कि लुई 16वां करके एक था उस समय राजा। लुई 16वां मतलब कि लुई 15वां भी होगा, लुई 13वां भी होगा, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे अभी लुई 18वां भी रहता है। तो भाई जो है सिस्टम तो बड़ा खराब है। मतलब कि राजा का बेटा ही राजा बन जा रहा है। मतलब कि जन्म से ही जो राजा का बेटा है वो राजा बनने के लिए तैयार, बस मरने भर की देरी है लुई 16वें की। लुई 17वां शासन में आ जाएगा। तो ये गलत बात है ना यार, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसने क्या किया? खत्म करो भाई, विशेषाधिकार को खत्म करो। इसने कानून के समक्ष समानता का जो संदेश है वो नेपोलियन कोड के माध्यम से दिया। कानून के समक्ष समानता का मतलब कि आपको बताने की जरूरत नहीं है कि भाई वो पुलिस है, मैं हूं, मेरे बगल में मुकेश अंबानी है, और पुलिस जो है उसके लिए दोनों लोग समान हैं। यही कानून के समक्ष समानता है। अगर मुकेश अंबानी ने मेरे जेब से 2 रुपए का सिक्का निकाला है, चोरी किया है मुकेश अंबानी ने, तो पुलिस मुकेश अंबानी को पकड़ कर लेकर जाएगा। 2 रुपए को चोरी किया तुमने इसका, है ना, डांटेगा पुलिस। क्यों? क्योंकि कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। परंतु समानता है पर प्रयास हुआ था उस समय। परंतु इस बीच हमने कहा कानून के समक्ष समानता के बीच, तो एक शब्द मैंने बोला कि कानून की नजर में मुकेश अंबानी और मैं दोनों सेम हैं। तो जहां सेम की भावना आई वहां पर ऊपरी देखा जाए तो कुछ एकता की भावना भी आ रही है। यानी कि एक किसी व्यक्ति के नजर में सब लोग सेम हैं। इसी को तो राष्ट्रवाद कहते हैं। चलो, संपत्ति के अधिकार का संरक्षण किया गया भाई। उसके बाद किसानों के भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति मिली। किसानों को भूदासत्व मतलब कि किसी दास के रूप में कार्य करना, है ना, किसी भूमि पर दास के रूप में कार्य करने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन टाइप था कि आप लोग दास की तरह काम करोगे। तो वो स्वतंत्र हो गए, आपको काम करना है करो, नहीं करना है बाढ़ में जाओ। तो ये सब चीजें थी। जन्म से आधारित विशेषाधिकार समाप्त हुए जब जब समानता आई कानून के समक्ष, जब संपत्ति के अधिकार को संरक्षण मिला कि भाई अगर ये घर तुम्हारा है तो उसको कोई राजा चुरा नहीं सकता है ना, तुम्हारे पास अधिकार है संपत्ति का। तो इन सब को देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि कोने में एक भावना है जो उत्पन्न हो गई। कोने में नहीं, मतलब चुपके चुपके राष्ट्रवाद की भावना का जो प्रसार है वो नेपोलियन कर चुका था। नेपोलियन को पता नहीं कि वो राष्ट्रवाद को फैला रहा है, परंतु इनडायरेक्टली वो राष्ट्रवाद को फैला दिया। अब राष्ट्रवाद का उदय तो लगभग हो गया है फ्रांसीसी क्रांति के बाद। थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आ रही है। अब इस राष्ट्रवाद का प्रवाह पूरे यूरोप में हुआ तो क्या प्रभाव हुआ, अब देखते हैं भाई। लोगों में एकता की भावना का उदय होता है। इसका प्रभाव ये होता है कि भावना का उदय होता है। किसकी भावना का उदय होता है? एकता की भावना का उदय होता है। हम लोग देखते हैं कि कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार समाप्त होते हैं। हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रवाद का विकास होता है उदारवाद के माध्यम से। उदारवाद पढ़े हैं हम लोग पुराने वीडियोज में, है ना। उदारवाद मतलब क्या? मतलब कि उदारवाद क्या है? परिवर्तन की भाषा, उदार होकर, समानता का सिद्धांत लाकर, मुक्ति स्वतंत्रता के सिद्धांत को लाकर। मतलब कि उदारवाद क्या है? उदारवादी वे लोग थे जो कि समानता, स्वतंत्रता चाहते थे। एक लाइन में बस, मैं चाहता हूं कि मैं अभी अपने आप को ले चलो यूरोप में और सोचो कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है और तुम ये चाहते हो कि भाई मतलब मुझे समानता चाहिए, मुझे स्वतंत्रता चाहिए।
तो अगर तुम चाह रहे हो कि तुम्हें समानता और स्वतंत्रता मिले तो तुम उदारवादी आदमी हो, ठीक है। तो उदारवाद जो है वो भावना आई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता समानता पर जोर दिया गया, ठीक है। आर्थिक राष्ट्रवाद हम लोग को देखने को मिला, जिसको हम लोग ने कहा जालवे राइन। जालवे राइन आया, क्या आया? जालवे राइन आया, जालवे राइन, ठीक है। जालवे राइन क्या था भाई? जालवे राइन था एक प्रकार का समानता ही था, एक तरीके से, मतलब समानता का संदेश पहुंचाने वाला आदमी, मतलब अरे आदमी नहीं रहे, मेरे मुंह से निकल गई भाई गलती से। जालवे राइन क्या है? सन 1834 में आया। और कहाँ पर आया भाई? प्रशिया में ये हुआ। प्रशिया प्रशिया में आया। हम लोग देखते हैं कि इसमें जो आंतरिक सीमा शुल्क है वो समाप्त किया गया। यानी कि क्या हुआ? इतना बड़ा क्षेत्र है, इस तरह से बटा हुआ है ये, आपको यहाँ से यहाँ जाना है, जब बीचे में ये रास्ता है ना, यहाँ भी आपको शुल्क देना पड़ेगा। इस शुल्क को खत्म कर दिया गया। अब आप यहाँ से यहाँ जाओ बिना शुल्क के, मस्त जो है सफर करो। मुद्राओं की संख्या 30 थी। मान लो यहाँ से यहाँ पर आए तो तुमको मुद्रा बदलना पड़ेगा, यहाँ से आए यहाँ पे आए तो मुद्रा बदलना पड़ेगा, मुद्रा बदलो, ये करो वो करो, इतना दिक्कत हुआ। तो मुद्राओं की संख्या को 30 से घटाकर हम लोग देखते हैं 2 कर दिया गया। मुद्रा यहाँ पर 30 थी, इसको हटाया गया, 2 किया गया, ठीक है। और क्या किया गया? सीमा शुल्क हटाया गया। क्या किया? कर हटाया, कर को, टैक्स हटाया गया। टोल टैक्स हम लोग देते हैं ना, कर को हटाया गया, ठीक है। चलो भाई, तो आंतरिक सीमा शुल्क को हटाया गया, तो इससे हुआ क्या? हम लोग देखते हैं कि आंतरिक सीमा शुल्क हटाया गया तो यहाँ से लोग यहाँ पर आ गए बिना शुल्क के, है ना। तो लोग और व्यापार करना शुरू किए हैं, आना जाना शुरू हुआ, लोगों का आना जाना शुरू हुआ, लोग एक दूसरे से मिले, तो एकता की भावना का विकास हुआ और राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। जब मुद्राएं 2 हो गई तो हम लोग देखते हैं कि 30 मुद्रा, ये एक आदमी है, ये एक आदमी है। पहले क्या था? इसके पास अलग मुद्रा थी, इसके पास अलग मुद्रा थी, तो ये अपने एक दूसरे को अपने आप से अलग मानते थे कि तुम्हारे पास अलग मुद्रा है, मेरे पास अलग मुद्रा है, दूर रहो मुझसे। अब इन दोनों के पास एक ही प्रकार की मुद्रा हो गई, तो अब दोनों साथ में चलेंगे, आइसक्रीम खाने चला जाए, अरे अरे हम पैसा दे देते हैं, ठीक है। तो एकता की भावना का विकास हुआ। अब इसको कोई मारने के लिए आएगा, ये भी इसको बचाने के लिए आएगा कि नहीं आएगा? तो बस यही राष्ट्रवाद है, और क्या। वाह रे। चलो भाई, अब नेपोलियन की कहानी हम लोग देख रहे थे। नेपोलियन कोड ला दिया, अपना जो आक्रमण वगैरह कर रहा था उस देशों पे, तो लोग देखें कि यार ये नेपोलियन बहुत खतरनाक पूरा एकदम जो है कि आक्रमण वाक्रमण कर रहा है सब पे। तो हम लोग देखते हैं कि इंग्लैंड वाले जो है आक्रमण कर देते हैं। होता है वाटरलू का युद्ध सन 1815 में। और नेपोलियन की बात करें तो नेपोलियन मैंने कहीं लिखा है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। सन 1799 में ये जो है शासन में आया, 1815 में इसकी खात्मा हुआ। वाटरलू का युद्ध होता है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। फ्रांस से होता है नेपोलियन और इंग्लैंड से होता है ड्यूक ऑफ वेलिंगन। नेपोलियन इसमें हार जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो है बारिश होने लगता है, बारिश के कारण नेपोलियन युद्ध करने में असमर्थ होता है और हार जाता है। हारने के बाद क्या होता है? उसको सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर जाता है और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि इसकी मौत हो जाती है। सेंट हेलेना द्वीप पर इसकी मौत हो जाती है। नेपोलियन तो मर गया, मगर अपनी नीतियों से उसने लोगों को एकता, बंधुत्व और समानता, स्वतंत्रता का जो पाठ पढ़ा दिया, वो पूरे यूरोप को एक नई दिशा में प्रवाहित करने के लिए काफी था, प्रसारित करने के लिए काफी था। चलो भाई, नेपोलियन मर गया परंतु उसकी नीतियां नहीं मरी। उसकी नीतियों ने यूरोप में एक नए विचार को जन्म दिया और वही विचार आगे चल के राष्ट्रवाद कहलाया। इसी प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ भाई यूरोप में, है ना। तो ये हुआ, नेपोलियन हार गया। अब थोड़ी दिक्कत हुई। दिक्कत ये हुई कि अब फ्रांस में रहे कौन? तो अन्य देश जो हैं, जो उन्होंने हराया था, उन्होंने कहा कि अब भाई फ्रांस में जो पुराने राजवंश है उन्हीं को लाकर रख दिया जाए, वही यहाँ पर शासन करेंगे। फ्रांस में पहले बुर्बो वंश का राजवंश का शासन था। तो बुर्बो वंश में कौन था भाई? लुई 16वां रहा करता था। तो उसी के लड़का सबको बैठा दिया गया गद्दी पे। क्या देखते हैं हम लोग देखते हैं नवीन रूढ़िवाद का उदय होता है। जीते हुए देश यानी कि इंग्लैंड, रूस, प्रसिया, ऑस्ट्रिया, ये सब नेता इकट्ठा होते हैं यहाँ के। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में वियना कांग्रेस नाम की मीटिंग बैठती है इन लोगों की, ठीक है। मेजबानी करता है इसका मैटरनिख, ड्यूक मैटरनिख नाम था उसका।
मैटरनिक मैटरनिक इसकी मेजबानी करता है और हम लोग देखते हैं इसमें फ्रांस की शक्ति को कम करने का प्रयास किया जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो जीते गए इलाके होते हैं फ्रांस के वो उससे छीन लिए जाते हैं। राजशाही पुनः आती है, बुर्बो वंश आता है, बुर्बो वंश। परंतु फ्रांस के लोगों ने तो नेपोलियन का स्वाद चख लिया था, अब उसको पुनः ये बुर्बो फुर्बो ये सब नहीं चाहिए थे, तो ये बुर्बो फुर्बो को कुल सब हटा देते हैं। फिर कैसे हटाते हैं, क्या होता है वो बाद में देखा जाएगा अगली वीडियो में। लोग राजशाही के विरुद्ध आ जाते हैं, इसके बुर्बो के लोग विरुद्ध आते हैं, फिर बहुत बहुत कहानी घटती है। परंतु राष्ट्रवाद जो शब्द है इसकी नींव पड़ती है 1789 को फ्रांसीसी क्रांति के साथ। बस इतना याद रखना है हम लोगों को, बाकी चीजें हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर उदारवादियों की प्रक्रिया देखेंगे, क्रांतियों का युग देखेंगे अगली वीडियो में। जोसेफ मेजनी आते हैं और ये जो है लिगुरिया नाम के स्थान पर क्रांति करते हैं, इटली को एकीकरण करते हैं और बर्न जो कि स्विट्जरलैंड में है, यंग यूरोप की स्थापना करते हैं और यंग इटली की भी स्थापना करते हैं। कौन करता है? जोसेफ मेजनी करते हैं। चलो भाई, ये सब कहानी है। कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन चलाते हैं ये। अगली वीडियो में देखेंगे इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। तो यही है, बाकी अगर अगली वीडियो में देखेंगे छोटा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।